हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, देखिए कल हम लोगों ने जो है स्टैटिक जीके का जो है प्रैक्टिस सेट 2 किया था और आज तीसरा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। और देखिए अभी तक मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने जितने भी प्रैक्टिस सेट किए हैं, कल के भी पेपर में हमने जो पीछे के वीडियो डाल रखे थे, ठीक है, उससे रिपीटेड क्वेश्चन थे और फर्स्ट वाले में भी थे, आज वाले में भी कई हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा कि देखिए जो हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं ये आपको बहुत से पेपर में आ चुके हैं और मैंने जो अपने सिंगल वीडियोस डाल रखे हैं, आप जाके उनको देखिएगा, जाके वहाँ पे आपको मिलेगा कि हाँ ये तो पुराने वीडियोस में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को देखिए और दोस्तों आप लोग देखिए वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। आपके व्यूज़ से, आप लोगों के प्यार मोहब्बत से ही ये जो है हम लोगों को जो है एक मोटिवेशन मिलता है, पावर मिलती है, तो हम लोग उसको और अच्छा करने के लिए आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है जब लगता है कि यार आज तो 50 व्यूज़ भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो दोस्तों आप लोग जो है कम से कम नहीं तो इसको शेयर कर लिया करिए और देखिए आप लोग इसको लाइक कर दिया करिए। देखिए लाइक करने का ना कोई पैसा पड़ता है और जितने भी नए लोग आते हो भैया सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि हम लोग देखिए आप लोगों के लिए डेली की डेली एक प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं इसका। और अब तो इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट मैं लाने के लिए तैयार हो गया हूँ, अब तो इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है? तो देखो पहले है महात्मा गांधी, दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू, तीसरे हैं राजीव गांधी, फिर चौथी हैं इंदिरा गांधी। तो देखो जो करो या मरो का नारा दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी महत्वपूर्ण जो मतलब नारे हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, जनाने उठते हैं, ठीक है। तो ये किसका था? ये भगत सिंह का था। फिर दूसरा एक और है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये किसने कहा था? बिस्मिल अजीमाबादी ने कहा था। ये सुना तो आप लोगों ने बहुत, इनका नाम नहीं पता था कि किसने कहा है, तो ये बिस्मिल अजीमाबादी ने कहा था, ठीक है। आज़ादी मिलती नहीं बल्कि इसे छीनना पड़ता है। आप भी बहुत आराम से ये चीज़ समझ गए होंगे किसने ये चीज़ कही थी। तो ये कौन थे? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ठीक है। मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा, ये किसने कहा था? चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था। और जब इन्होंने जो पार्क में जब गोली मारी थी खुद को, कहा था अंग्रेज़ मुझे छू नहीं सकते, तो इन्होंने खुद को गोली मारी थी, उससे पहले ये बात कही थी, ठीक है। राख का हर कण मेरी गर्मी के से गतिमान है और मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद है, किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था, ठीक है। चलिए दूसरा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एकमात्र पक्षी बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। तो पेंगुइन, हमिंग बर्ड, गौरैया और कठफोड़वा पक्षी, ठीक है। तो जो पेंगुइन होते हैं वो उड़ ही नहीं सकते हैं, हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है, गौरैया जो है अपने घोंसले के लिए जानी जाती है, कठफोड़वा लकड़ी में छेद करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो जो इनमें जो पीछे की ओर उड़ सकता है वो होता है हमिंग बर्ड, ठीक है, जिसे गुंजन पक्षी भी कहते हैं। क्या नाम है इसका एक और? गुंजन, ठीक है, गुंजन पक्षी, ठीक, गुंजन पक्षी भी इसे कहते हैं, ठीक। और ये दक्षिण अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में लिखा है कि पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा था? तो देना बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और पंजाब नेशनल बैंक या इलाहाबाद बैंक। तो देखो जो पूरी तरीके से भारतीयों द्वारा बनाया गया बैंक था वो था, जो प्रबंधित बैंक था भारतीयों द्वारा, तो वो था पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय, ठीक है, दयाल सिंह मजीठिया, लाल हरिकिशन नाम था उनका, ठीक है, लाला लालचंद। इन लोगों ने मिलकर बनाया था। कब? 1894 में। कब बनाया था? 1894 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्या है? जिन्होंने भारत में लोगों यानी कि एक आर्थिक योजना की योजना तैयार की, कौन थे? M.N. राय थे, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल या C.D. देशमुख। तो देखो जिन्होंने जो है आर्थिक योजना तैयार की थी वो थे M.N. राय। कौन थे? M.N. राय, ठीक है। जो पहली आर्थिक जनगणना की गई थी वो 1977 में की गई थी। कब?
1977 में पहली, ठीक है, 1977 में पहली जनगणना की गई थी, ठीक है। 1945 में एम.एन. रॉय ने जो है जन योजना बनाई थी, ठीक है। चलिए, यहाँ से तो खैर इतने इम्पोर्टेंट थे। चलिए 5 नंबर देखिए। 5 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है? अच्छा, पाइथन, कोड रेड, सेसर, कॉन्फ़िगर, ठीक है। कॉन्फ़िगर देखो, ये जो इनमें जितने भी ये 4 दिए हैं, पाइथन जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, कोड रेड आपका वायरस है, ठीक है, सेसर भी वायरस है, कॉन्फ़िगर भी वायरस है, पाइथन आपकी लैंग्वेज है, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द की इसको सृजित किया था? ठीक है भाई, तो अरस्तु ने, इरेस्टोस्थनीज ने, प्लेटो ने या हेरोडोटस ने? तो ये जो जियोग्राफी शब्द को सृजित किया था वो इरेस्टोस्थनीज जो थे, इन्होंने सृजित किया था, ठीक है। ये जो थे यूनान के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, भूगोलविद थे, कवि थे, खगोलविद और संगीतकार भी थे, ठीक है। बहुत गुण थे इनके अंदर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए पहले तो मैं आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जो अरस्तु थे, इन्होंने राजनीति विज्ञान की जनक माना जाता है, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, क्या नाम था उसका? द पॉलिटिक्स, ठीक है। और प्लूटो द है द रिपब्लिक नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की थी, जो हेरोडोटस लिखे हैं। तो ये जो हिस्टोरिया जो है हेरोडेटस की रचना है, ठीक है। इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। ये कौन है? ये इतिहास के पिता हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर लिखा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण कार्यक्रम दिशा का पूर्ण रूप क्या है? दिशा का जो पूर्ण रूप है वो पूछा गया है। तो देखो क्या है, डिस्टेंस ह्यूमन एसोसिएशन, डिस्टेंस इंटीग्रेटेड सोशल ह्यूमैनिटेशन एसोसिएशन, डेवलपमेंट इंटीरियर शिक्षा, हेल्प एंड असिस्टेंस, ठीक है। और फिर डिजिटल साक्षरता अभियान, यानी कि डिजिटल साक्षरता अभियान। तो 7 नंबर में जो है दिशा, दिशा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? जो दिशा यानी कि PMG जो है प्रधानमंत्री जो दिशा, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है। क्या हो जाएगा? डिजिटल साक्षरता अभियान। ऐसे ही देखो कुछ और भी योजनाएं हैं, उनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। जैसे अमृत योजना की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो वो क्या होती है? अमृत योजना की फुल फॉर्म होती है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ही उड़ान की आती है, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। और MGSVY की फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी सरबत विकास योजना। और मुद्रा की तो बहुत बार पूछी गई है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होती है, ठीक है। मुद्रा की आप लोग एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, मुद्रा की जो पूर्ण रूप है वो देख लीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। चलिए 8 नंबर देखिए, फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? ठीक है, देखिए महमूद गजनबी के साथ था, मोहम्मद गौरी के साथ था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ था या सिकंदर के साथ था? तो ये अल-बरूनी जो था महमूद गजनबी के साथ ही तो ये आया था, तो महमूद गजनबी के साथ ही था, ठीक है। चलिए, ये महमूद गजनबी के ऊपर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्ने बतूता जो है कहाँ का यात्री था और किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्ने बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था, और सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक जो शासनकाल था उसमें भारत आया था, ठीक है। उसने रिहला नामक पुस्तक जो है उसमें अपनी यात्रा का वृत्तांत किया है, यानी कि अपनी यात्रा के बारे में पूरा बताया है उसको, ठीक। चलिए फिर आगे चलते हैं। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या है? कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कुना
ठीक, क्रोएशिया, संयुक्त अरब अमेरिका, अमीरात, केन्या या सूडान। तो ये कुना जो है, का से कुना, का से क्रोएशिया, क्या क्रोएशिया, ठीक है, ये क्रोएशिया की मुद्रा हो जाएगी। चलिए मुद्राओं के ऊपर देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ आपको कुछ आसपास के, भारत के आसपास देश की मुद्रा तो आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में कई बार भारत के आसपास की मुद्रा पूछ देते हैं। या रिसेंट में जैसे अभी रूस ने जो है जो हमला किया था, तो उन दोनों देशों की मुद्राओं के बारे में, राजधानी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप उनके ऊपर जो है, दोनों के ऊपर में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करके ही पेपर देने जाइएगा। चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है। ठीक है, जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका जो वास्तविक कारण था किसे माना जाता है। चलिए, बंगाली लोग अंग्रेजी पोशाक और भोजन का विरोध कर रहे थे। सभी स्वतंत्रता सेनानी बंगाल से थे। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, बंगाल एक शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है। तो देखो, लॉर्ड कर्जन का एक ही काम था, उसका मानना यह था कि जब आप लोगों के बीच में फूट डालोगे तो आपको क्या होगा, आपको वहाँ पे काम करने को मिल जाएगा, क्योंकि वो लड़ते रहेंगे, आप अपना काम करते रहोगे। यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति जो है, उसी के तहत जो है इसने बंगाल विभाजन कराया था। ठीक है, चलिए, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे अभी आपको एक चीज़ ये तो बताना ही है कि बंगाल विभाजन, हाँ बंगाल विभाजन की जो नींव रखी गई थी, यानी कि जो घोषणा हुई थी, तो आपको इसकी घोषणा बतानी है। जो बंगाल विभाजन है, इसकी जो घोषणा हुई थी, घोषणा ये कब हुई थी। ठीक है, घोषणा कब हुई थी, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और ये लागू कब से हो गया था। चलो आप खाली इतना बता देना कि बंगाल विभाजन की जो है घोषणा कब हुई थी। डेट के, अगर डेट जिनको याद हो तो भाई दोस्तों डेट जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर डेट नहीं भी याद है तो आप उसको सन तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आप उसका जो ईयर है, ईयर जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं आपसे बीच बीच में पूछता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको इग्नोर मत किया करिए। ठीक है, आपके इग्नोर करने से आपका नुकसान हो जाता है। चलिए, खाली जगह, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है, क्या है, सूखा, ज्वालामुखी विस्फोट, साइक्लोन, कृषि। तो वनों की जो कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से क्या है, तो क्या का जिम्मेदार है, सूखा वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार है, कि ज्वालामुखी विस्फोट जो है उसके लिए जिम्मेदार है, या साइक्लोन से वनों की कटाई हो रही है, या कृषि के कारण वनों की कटाई हो रही है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो वनों की कटाई है वो नॉर्मली लोग कृषि करने के लिए करते जा रहे हैं, वन काटते जा रहे हैं, खेती करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर 12 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यूरोपीय संघ का सांख्यिकी कार्यालय। ठीक, तो अब हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। तो देखो, विश्व बर्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल भैया बर्ड लगा है तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय है ही। फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी आपका वर्ल्ड वाला जो हो जाए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा भाई ये तो नहीं है। ठीक है, स्टैटिकल ऑफिस एंड यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन है, ये भी है आपका। तो यहाँ पे आपके सामने कौन सा नहीं है, तो ये सी वाला नहीं है। ये क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, ये है DRDO। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल संस्था नहीं है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी DRDO की, 1958 में। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, चलिए, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हार्पेटोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है वो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, चलिए, और जैसे पक्षियों के जो अंडे होते हैं उनको, उनके बारे में जानना या उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऊलॉजी कहा जाता है। क्या, बड़ा ऊ फिर लॉजी। ठीक है, फिर इसमें जैसे ये लिखा था कि ऑस्टियोलॉजी, अच्छा इसमें नहीं दे रखा है, चलिए कोई नहीं। एक होता है ऑस्टियोलॉजी, इसमें होता है हड्डियों का अध्ययन होता है। ठीक है,
सर्पेंटोलॉजी इसमें सांपों का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी इसमें फलों का अध्ययन होता है, और हार्पेटोलॉजी इसमें दिया है, हार्पेटोलॉजी पहला वाला दिया था, इसमें सरीसृपों का अध्ययन होता है, जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सरीसृप, सरीसृपों का अध्ययन। ठीक है, इसमें सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। सरीसृप कौन होते हैं? जो रेंगने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, जीव जंतु। निम्नलिखित में कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? जयपुर, आगरा, लखनऊ और दिल्ली। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखो जो द गोल्डन ट्रायंगल नामक जो पर्यटन योजना थी वो जयपुर, आगरा और दिल्ली, ये तीनों को जोड़ने के लिए थी। ठीक है, इसीलिए इसको द गोल्डन ट्रायंगल का नाम का जो है हिस्सा दिया गया था। ठीक, इसमें दिल्ली, आगरा और जयपुर को जो है शामिल किया गया था। चलिए, तो कौन नहीं शामिल है इसमें? लखनऊ, हटाइए इसको फिर। चलिए 15 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण में विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष में दी गई थी? संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण में विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? 1992, 2008, 2002 और 2012। तो इसको दी गई थी भैया 1992 में। ठीक है, 1992 में। और जो संयुक्त राष्ट्र जो है ये बना कब था? संयुक्त राष्ट्र बना था कब? संयुक्त राष्ट्र बना कब बना? ये 1945 में बना। कब बना? 1945 में बना। ठीक। 16, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन। क्या है? पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? अच्छा, पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने की बात कर रहा है। चलिए भाई, तो चलो देखते हैं कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक संगठन, यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इकोनॉमिक है, ठीक है, आर्थिक है, तो ये पर्यावरणीय गतिविधियों से हो नहीं सकता। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा। संयुक्त राष्ट्र संरक्षण परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये भी सिक्योरिटी काउंसिल है, तो ये भी सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, बी और सी तो एक ही जैसे दे दिए हैं, यूनाइटेड नेशंस दोनों का। अच्छा, वो सुरक्षा परिषद है, ये संरक्षण परिषद है। अच्छा, दोनों में बस इतना ही अंतर है, वो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये भी सिक्योरिटी काउंसिल है। इंग्लिश में तो दोनों एक ही हैं। अच्छा, चलिए डी देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए यही मिल गया ना, क्योंकि ये पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय के लिए बात आएगी, तो कौन हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? नगर पालिका, जिला परिषद, नदी प्राधिकरण या ग्राम पंचायत। तो अब देखो 4 ऑप्शन में जब 3 ऑप्शन आपको एक जैसे मिल जाएं, अगर एक अलग है तो इसका मतलब फिर वही तो हिस्सा अलग हो जाएगा। उसने कहा स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब जब स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है तो देखो नगर पालिका स्थानीय सरकार में जाएगा, जिला परिषद स्थानीय सरकार में जाएगा, ग्राम पंचायत भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब कौन सा नहीं बचा? ये नदी प्राधिकरण। तो नदी प्राधिकरण का सरकार से क्या लेना देना? कोई लेना देना है? नहीं लेना देना है। ठीक है, चलो संविधान के किस भाग में पंचायत को दे रखा है? संविधान के किस भाग में पंचायत को दिखाया गया है? ठीक है, आप भाग बताना है। क्या भाग बताना है कि किस संविधान के किस भाग में पंचायत को दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको ये कमेंट में बताना है कि पंचायत जो है, पंचायत को किस भाग में दिखाया गया। जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4, 5 ऐसे करके जो है टोटल, उनमें से किस भाग में पंचायत को रखा गया है। ठीक है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। देखो पंचायती जो है राज्य सूची का विषय है, और बलवंत राय मेहता समिति के, ठीक है, उन्होंने जो ही ग्रामीण की त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था, और भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन जो था वो पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा देने के लिए ही था। ठीक है,
और इनका जो पंचायती राज व्यवस्था जो है, इसका जो शिल्पकार यानी कि इनको बनाने का श्रेय जिसको जाता है वो कौन है? BR मेहता को जाता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो ग्राम पंचायत है किस भाग में आती है। ठीक है, संविधान के किस भाग में आती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये कमेंट में करने के लिए बताया है। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कमेंट में देने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब आपको नहीं पता होता है तो आप उसको सर्च करते हैं। कभी भी नेट पे मत सर्च कीजिए, आप उसको बुक्स में सर्च कीजिए, क्योंकि जब आप बुक्स में सर्च करेंगे तो एक क्वेश्चन की वजह से आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, और जब वो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो उनमें से आपको 4 क्वेश्चन दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये कहा कि आप जो है इन क्वेश्चंस को क्या करें, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप जाइए उसको बुक में सर्च कीजिए। आप क्या कीजिए, आप लूसेंट की बुक उठाइए, आप यूनिक की बुक उठाइए, आप जो है घटना चक्र की बुक उठाइए, आप उसमें जाइए, आप उसमें देखेंगे जाके, जब आप पॉलिटी का पोर्शन खोलेंगे, फिर उसमें जाएंगे, भाग में जाएंगे, फिर सारे के सारे भाग आप पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो जब आप सारे भाग पढ़ेंगे तो अगर आप वहाँ तक पहुँचते हैं, जैसे मान लिया हम कहते हैं वो तीसरे भाग में है, एग्जाम्पल के लिए मान लिया वो तीसरे भाग में है, तो आपने पहला दूसरा तो पढ़ा ही होगा ना, और तीसरा तो उसमें क्या पता आपको पहला याद रह जाए हमेशा के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आप जो है ज़रूर याद कर देखा करिए। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं उसको नहीं पता है तो सर्च जरूर कीजिए, वो भी बुक्स में सर्च कीजिए। चलिए 18 नंबर, 1998 में भारत में परमाणु विस्फोट उपकरणों का परीक्षण में किया गया था। कहाँ? चलिए, बेंगलुरु में, पोखरण में, थुम्बा में या श्रीहरिकोटा में। ये देखिए आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी जॉन अब्राहम की जिसका नाम ही पोखरण था। उसमें दिखाया गया था कि उन्होंने जो है परमाणु विस्फोट के लिए क्या क्या किया था, कैसे किया गया था, ये सब कुछ उसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये जो आपको श्रीहरिकोटा दे रखा है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहाँ क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसमें अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे अंतरिक्ष केंद्र है, कौन सा? सतीश धवन। ठीक है, और जो थुम्बा है, थुम्बा में क्या है? इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग है। ठीक है, इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग है। ठीक है, और इसरो का मुख्यालय तो आपको पता ही है कि बेंगलुरु में है। ठीक है, और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। चलिए, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। कब उन्होंने सत्याग्रह किया था चंपारण में? 1918, 1916, 1915 या 1917 में। तो देखो, जो बिहार का चंपारण जो था, वहाँ पे महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह किया था वो कब किया था? 1915 में वापस आए थे, फिर उसके बाद उन्होंने 1917 में सबसे पहला सत्याग्रह ही इनका ये कहा जाता है। तो इन्होंने कहाँ किया था? बिहार में किया था। ठीक है, चलिए, बाकी इन्होंने दांडी मार्च चलाया था। दांडी मार्च इन्होंने कब चलाया था? दांडी मार्च की डेट क्या है? तो दांडी मार्च की डेट है 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। ठीक है, जो पूना पैक्ट था वो कब था? वो 24 सितंबर 1932 में हुआ था। और क्रिप्स मिशन जो था वो कब आया था? तो मार्च 1942 में। चलिए 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में क्या हो जाएगा? 20 नंबर लिखा हुआ है, तो 20 नंबर में भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? मुख्य चुनाव आयुक्त, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त का कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ, उपराष्ट्रपति अगर राज्यसभा की बात होती तो ठीक था। फिर आते हैं प्रधानमंत्री, ये उनके सदस्य होता है, लेकिन उसको बुलाने और खंडन करने के लिए कोई भी इनके पास अधिकार नहीं होता है। और कौन बचता है फिर? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही एक ऐसा है जो दोनों सदनों को कभी भी बुला सकता है और कभी भी उसे स्थगित कर सकता है। ठीक है, तो वो दोनों सदनों को चलिए, और हाँ, इसमें एक चीज़ और, जो अनुच्छेद 111 होता है उसके अंतर्गत क्या होता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देता है। ठीक है, उसमें जो भी विधेयक पारित होता है वो राष्ट्रपति की बिना अनुमति के कंप्लीट नहीं होता है, तो उसमें राष्ट्रपति जो है 111 अनुच्छेद के तहत उसको क्या करता है? देता है। ठीक है, भारतीय संसद में जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमेशा याद रखिएगा, वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, और जो समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है, 21 अनुच्छेद में कहा गया, तो 53 में कहा गया है। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति को जो है महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है।
ठीक है। बाकी जब वो 5 साल का होता है कंप्लीट तब तो हटाए जाते हैं। अगर 5 साल से पहले आपको हटाना है तो उनके ऊपर महाभियोग चलाना पड़ेगा। आप वो किसी भी जो है सदन मतलब किसी भी लोकसभा राज्यसभा में से किसी में भी उसको उनके ऊपर महाभियोग चला सकते हैं। ठीक है। और हाँ, 123 होता है अनुच्छेद 123, इसके तहत जो होता है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपको सारे बता दिए कि जो अनुच्छेद 123 होता है वो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। मैंने कल भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, वहाँ पे बच्चों ने किसी ने भी जवाब नहीं दिया कि कौन से अनुच्छेद में आता है क्या है। मैंने इससे पहले भी हर सेट पेपर में मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, किसी कोई जवाब नहीं दे रहा है। दोस्तों देखिए, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं, नुकसान आपका है। इसमें नुकसान कैसे है आपका, आप क्या करेंगे, आप आंसर नहीं देंगे, कोई बात नहीं, नहीं दीजिए, वो क्वेश्चन जैसे मिस हो जाएंगे। अभी मैंने अगर आपसे पूछा कि जो ग्राम पंचायत थी, ठीक है, और जो सारी पंचायत है, पंचायत किस भाग में आती है, आप उसका आंसर देंगे तो आपको याद हो जाएगा, नहीं देंगे तो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है। ठीक है। हार्डवेयर होता क्या है, हार्डवेयर वो सारी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर की जिसको आप हाथ से पकड़ के देख सकते हैं। ठीक है। चलो, कीबोर्ड, मेमोरी, प्रिंटर और माउस। तो अब आप बताइए कि इनमें से उसने पूछा है कि हार्डवेयर का घटक कौन सा नहीं है। ठीक है। चलो, तो कीबोर्ड आप पकड़ के देख सकते हो। मेमोरी आप बताओ 10 GB की, जो 10 GB होगा उसको कैसे पकड़ोगे। देखो, आप उसके चिप की बात मत करना, जो आप मेमोरी कार्ड की बात करते हो तो मेमोरी कार्ड को मत पकड़ना है, उसकी मेमोरी को पकड़ो। जैसे 2 GB 5 GB कैसे पकड़ोगे, नहीं पकड़ सकते ना। तो यही आपका जो है हार्डवेयर का घटक नहीं होगा। बाकी प्रिंटर पकड़ सकते हो, माउस आप पकड़ सकते हो। चलिए, चलिए 22 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। बहुत बढ़िया है। तमहिनी दर्रा घाट दर्रा, अम्बा घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा और असीरगढ़ किला दर्रा। ठीक है, जो असीरगढ़ का किला बोला जाता है। तो देखो, जो मुंबई को थाने से जोड़ता है, पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को थाने से जोड़ता है, वो हमारा कौन सा है, भोर घाट दर्रा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर में क्या है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई। तो 1947, 1949, 1951 या 1952। देखो, सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए संसद तभी बनती है जब चुनाव हो जाते हैं। चुनाव हो जाने के बाद में क्या होता है, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं तो तभी तो वो संसद बनेगी। सिर्फ बिल्डिंग खड़ी कर देने से संसद नहीं होगी। ठीक है। तो भारत में पहले चुनाव कब हुए थे, 1952 में हुए थे। तो संसद कब अस्तित्व में आई होगी, 1952 में। ठीक है। चलिए 24 नंबर देखिए। चलिए 17 नंबर देखते हैं। पुस्तक क्या थी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए, ये किताब जो है, जब मैंने अभी एक वीडियो डाल रखा था बुक्स एंड ऑथर्स का, ठीक है, बुक एंड ऑथर्स, किताबें और उनके लेखक, तो उसमें मैंने ये बताया था कि ये किताब आई थी कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। देखिए, वो रिपीट हो रही है, मुझे कुछ नहीं कहना है, रिपीट हो रही है। आप देख रहे हैं वो वहाँ पे जो थी, वहाँ पे मेरी सारी बुक्स थी। यहाँ पे देखो बुक्स पूछी गई है, तो उसी वाली बुक से 70 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, ये देखिए आपको 1 नंबर मिला 70 क्वेश्चन पढ़ने से सिर्फ। तो देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको पढ़नी है नहीं पढ़नी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। चलिए, तो ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई। वहाँ भी मैंने बताई थी कि ये युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। चलिए, कुछ और क्रिकेट से रिलेटेड आपकी बुक्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो गोल्डन हैट्रिक बुक थी वो बलबीर सिंह ने लिखी थी। ब्रैडमैन वेस्ट जो है, जो ये रोलैंड पेरी ने लिखी है। फिर आइडल्स जो है ये सुनील गावस्कर की है। और हाउ आई प्ले गोल्फ ये टाइगर वुड्स की है। सन्नी डेज ये सुनील गावस्कर की है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की है। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की है। ठीक है। तो अब आपको मैंने लगभग बहुत सी बुक्स बता दी हैं। बाकी अगर आपको बुक्स की जो अगर देखना है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बुक्स वाला सिर्फ 70 क्वेश्चन मैंने बताए हैं और सिर्फ TCS के आए हुए पुराने बुक्स हैं। तो आप जाइए वहाँ पे जाके वो पूरा वीडियो जो है, आप 70 क्वेश्चन को देखना है। 35-30 मिनट में आपको कुछ नहीं जाएगा। 70 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन अगर फंस रहा है तो ज़रूर देखिए। चलिए 25 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा गया है।
चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो बैल, शेर, लोमड़ी या हिरण। तो देखो जो हड़प्पा में सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ देखने को मिलता तो वो था बैल। ठीक है, क्या उनकी मोहरों पे बैल ही देखने को मिला है। देखो हड़प्पा सभ्यता को अगर आपको जानना है तो उनका जो मुख्य स्रोत है वो मोहर ही है, देख लो जाके उनको आप वहाँ के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, और जो वहाँ की मोहरें थी उन पे बहुत से हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, बहुत ज़्यादातर मोहरों पे पशु ही पलते थे। ठीक है, और इनकी मोहरों पे याद रखिएगा गाय का कभी भी कोई चित्रण नहीं मिलता है। ठीक है, मिला नहीं है लेकिन रहे होंगे ऐसा माना जाता है, लेकिन अब मिला नहीं है उसके बारे में। चलिए 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समांतर चलती है। चलिए देखिए उसके समांतर, समांतर का मतलब होता है उसके पैरेलल चलती है। तो देखो मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे और कोंकण रेलवे। तो देखो अब सबसे पहली बात तो आती है कि अरब सागर पड़ेगा किधर। अब देखो कोंकण रेलवे, कोंकण अगर देखा जाए कोंकणी कहाँ की भाषा है, गोवा की, तो ये उस साइड की हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो कोंकण रेलवे का हिस्सा पड़ेगा वो अरब लाइन के पैरेलल चलेगा। ठीक है, जो कोंकण रेलवे जो है वो रोटा मुंबई को मंगलौर कर्नाटक से जोड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए ये देखो उसी के पैरेलल चलती चली आएगी, बिल्कुल समुद्र के पैरेलल चलती चली आएगी। चलिए 27 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो देखो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो वैसे तो राजस्थान है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो राजस्थान दे रखा है, लेकिन राजस्थान में इतनी पटरियाँ नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगी देखने को, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगी। ठीक है, राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है तो वो कहाँ देखने को मिलेगी, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए लास्ट पेज, लास्ट के कुछ 4-5 क्वेश्चन। चलिए राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। तो एंग्लो इंडियन, अनुसूचित वर्ग, जनजाति या पारसी। देखो राष्ट्रपति जब भी कभी 2 सदस्य को लोकसभा में नामित करता है तो वो होते हैं एंग्लो इंडियन। कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद के तहत आता है, अनुच्छेद 104, सॉरी अनुच्छेद नहीं होता ये अनुच्छेद कहाँ से आ जाएगा, ये संविधान का संशोधन था। संशोधन कौन सा था, 104वां। कौन सा था, 104वां संशोधन था। ठीक है, ये संविधान का 104वां संशोधन जो था 2000 में हुआ था। अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 2020, हाँ ठीक है 2020। तो इसके तहत जो था राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को नामित किए जाने का प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया। अब जो है, सॉरी देखिए मैं आपको बताऊं, ये संविधान का जो संशोधन, पहले तो एंग्लो इंडियन इसमें निर्धारित किए जाते थे लोकसभा में 2 राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 था, इसके तहत इस चीज़ का खंडन कर दिया गया, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। अब वो है आगे नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो इसके आगे से यहाँ से ख़त्म हो गया, 104 जो है उसने ख़त्म कर दिया। जो संविधान संशोधन 104 है उसने इस पैटर्न को ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, 2020 में। चलिए 29 नंबर देखिए, बाईचुंग भूटिया के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, बच्चों को खेल के लिए प्रशिक्षण सुविधा दिए जाने, भारतीय खेलों के लिए अधिक धन। तो देखिए इन्होंने, यही एक ऐसे थे जिन्होंने मशाल को आगे ले जाने से मना कर दिया था, क्योंकि तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन, ये क्वेश्चन अभी जो शायद फर्स्ट या सेकंड वाले में ही आया था, तब मैंने आपको बताया था, या शायद मैंने खेल वाले, हाँ सॉरी ये खेल वाला जो पोर्शन था हमारा, जो खेल वाला एक वीडियो मैंने आपको डाला है खेल से रिलेटेड। ठीक है, आप उसमें देखिएगा, ये जाके ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ, देखिए वहाँ से फिर से एक क्वेश्चन मिला है आपको। खेल वाले में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, आपको वहाँ से भी देखिए क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर 30 नंबर देखते हैं कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल नागालैंड, कहाँ, हॉर्नबिल नागालैंड। ये इतने बार हॉर्नबिल पूछा गया है कि आप इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको हॉर्नबिल, तो मैंने देखा कि हर एक, मतलब एसएससी के एग्जाम में अगर 10 दिन एग्जाम चला तो कहो 3 दिन ये पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन है।
चलिए 31 नंबर देखिए, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया? ठीक है, आगरा का जो लाल किला है, जिसने आगरा का लाल किला जिसने वहाँ पे जो है ताजमहल बनवाया, ये लाल किला उसने बनवाया ही नहीं, ये समझ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? आप कहेंगे शाहजहाँ ने। फिर अब लाल किला उसके पड़ोस में ही बना है, तो लाल किला किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बिल्कुल नहीं बनवाया। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो जो दिल्ली का लाल किला है, ठीक है, वो जहाँ तक मुझे है तो वो शाहजहाँ ने बनवाया था, बाकी ये अकबर ने बनवाया था। दिल्ली जो आगरा का लाल किला है, ये अकबर के द्वारा बनाया गया था, ना कि शाहजहाँ के द्वारा, क्योंकि लोगों को लगता है आगरा में जो निर्माण हुए थे वो सब शाहजहाँ ने कराए थे, क्योंकि ताजमहल के चक्कर में शाहजहाँ लोग टिक कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, देखो अकबर ने क्या क्या बनवाया था। अकबर ने आगरा का किला लाल किला बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा बनवाया, जहांगीर महल बनवाया, जोधाबाई महल बनवाया, पंच महल बनवाया, मरियम की कीठी बनवाई और जामा मस्जिद बनवाई। ठीक है, उसने इतनी चीज़ें बनवाई, तो आप ये याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधाराओं के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता ने की थी, किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक, जवाहरलाल नेहरू, CR दास या मोतीलाल नेहरू। तो जब नरमपंथी और चरमपंथी दोनों लोग 1916 में एकत्रित हुए थे, जो उसकी अध्यक्षता थी वो अंबिका चरण मजूमदार ने बनाई थी, मतलब अंबिका चरण मजूमदार इन्होंने की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी, ह्यूम ने। ठीक है, इनके जो पहले अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन वायसराय जो था उसके काल में हुई थी। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1917, 1916 वाला हो ही चुका था, फिर 1917 में जो हुआ था, कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष निर्वाचित किया था। ठीक है, और अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? एनी बेसेंट रही थी। ठीक है, चलिए तो कांग्रेस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए। चलिए दोस्तों, तो फिर आज की क्लास जो थी वो यहीं पे देखिए 32 क्वेश्चन की थी, तो ये समाप्त होती है। और दोस्तों फिर वही चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि दोस्तों देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, और जो लोग नए होते हैं दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। आपके पेपर तक आपको इसी तरीके के सेट पेपर मिलते रहेंगे। आप जो है देखते रहिए, आप इसी तरीके से जुड़े रहिए, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।